हे गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं और रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में डेली लाइफ में कभी भी सिंगल रेसिस्टेंस नहीं होता। डेली लाइफ में हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस बहुत सारे होते हैं और वो अलग अलग तरीके से जोड़े गए होते हैं। तो किसी घर में किसी परिपथ में बहने वाली धाराओं को गणना करने के लिए, किसी पर्टिकुलर सर्किट्स में फ्लो ऑफ करंट निकालने के लिए आपको रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इसके लिए आपको जनरली दो चीजें सीखनी होंगी, एक आपका रेसिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा आपका रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। हमारे किसी भी सर्किट में दो ही तरीके के रेसिस्टेंस होते हैं, एक जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, सीधा सीरीज में जोड़ा गया हो, और दूसरे जिन्हें पैरेलल में जोड़ा गया हो, समांतर क्रम में जोड़ा गया हो। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए हुए रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन अ सीरीज। तो चलिए देखिए, R1, R2, R3 तीन रेसिस्टेंस है जिन्हें एक सर्किट में जोड़ा गया है और वोल्टेज V अप्लाई किया गया है, तब माना इसमें करंट I फ्लो होती है। ठीक है, अब देखिए ये पर्टिकुलर रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे इस सीरीज में। तो बात कर लेते हैं इस कॉम्बिनेशन के बारे में जिसने हमने R1, R2, R3 को एक सीरीज में जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज V है और करंट I है। किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, जब भी कोई सर्किट सीधा होता है उसमें करंट I फ्लो होती है और पैरेलल में आपकी I डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दैट मीन्स आपका इन सभी में करंट I फ्लो हो रही होगी। तो इन सभी के बीच में, क्योंकि यहाँ R1, R2, R3 अलग अलग है, यहाँ अलग अलग वोल्टेज लगेगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा इन सब के बीच में। ठीक है, पहले रेसिस्टेंस में हम लोगों ने मान लिया यहां से लेके यहां तक वोल्टेज V1 लगेगा, यहां से यहां तक वोल्टेज V2 लगेगा और इस आखिरी रेसिस्टेंस के बीच में वोल्टेज V3 लग रहा है। ठीक है, मान लिया हमने V1, V2 और V3 हमारे वोल्टेज लग रहे हैं। अब पहले रेसिस्टेंस के लिए V1 इज इक्वल टू I R1, क्योंकि I कांस्टेंट है, I सब में बराबर है, ये पहले रेसिस्टेंस के लिए। फिर हमारे दूसरे रेसिस्टेंस के लिए V2 इज इक्वल टू I R2 और उसी तरीके से तीसरे रेसिस्टेंस के लिए V3 इज इक्वल टू I R3। हमारे पास तीन इक्वेशन मिल जाती हैं हमें तीनों रेसिस्टेंस और उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, इनके बीच में वोल्टेज कितना कितना लग रहा है। अब क्योंकि फाइनल वोल्टेज आपका V है, दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जो आपका टोटल वोल्टेज होगा वो आपका क्या होता है, सभी वोल्टेजेस का सम। अब देखिए अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो देखिए हम चौथी इक्वेशन में पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से वैल्यू उठा के लगा लेते हैं। देन V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए इन सभी में से I कॉमन लेते हैं। देन V इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब देखिए हमें पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, जहां IR आपका क्या है, R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, एक सिंगल रेसिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 5 की मदद से यहाँ V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे V की वैल्यू उठा के लगाने पे क्या होगा, IR इज इक्वल टू I और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा। देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपकी फाइनल इक्वेशन है। जब आप कभी भी रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें अंतिम प्रतिरोध क्या होता है, सारे श्रेणी में जोड़े गए हुए प्रतिरोधों का योग। ठीक है,
तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल सीक्वेंस। ठीक है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पे किरचॉफ के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग कि कभी भी जहां पर आपका क्या हो, ज्वाइंट हो, ज्वाइंट में आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लिया इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आई करंट आगे जाके I1, I2, I3 तीन अलग अलग करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब हम इसके लिए आपका कैलकुलेशन करेंगे तो सभी के बीच में वोल्टेज कांस्टेंट है, देन आपका V इज इक्वल टू I1 R1, देन V इज इक्वल टू I2 R2 एंड V इज इक्वल टू I3 R। ये तीन इक्वेशनें हो चुकी हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखिए हमें पता है क्योंकि करंट यहां पर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, देन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए हमारी इक्वेशन बनी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड से I1 की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे, देन I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। इसी तरीके से I2 और I3 के लिए I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई हैं। मैं इन्हें कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं। अब इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखने पर आपका क्या हो जाएगा, दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब आपका V कॉमन है, देन I इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए जब हम इक्वेशन 5 से वैल्यू उठा के I की यहां पे रखते हैं तो आपका क्या होता है, V अपॉन R इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब हम V से V को कैंसिल कर देंगे दोनों साइड तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनली 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब भी आपके रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़े गए हों उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इस तरीके से दिया जाता है। हम आपके सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आपको कुछ सवाल करवाते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए हमारा पहला सवाल कहता है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पाथ। तो हमारे पाथ में दिए गए हैं दो रेसिस्टेंस इस सर्किट में 6 ओम और 6 ओम के सीरीज में जोड़े गए हैं। आपको रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है R। आपको पता है कि अगर आपके सीरीज में रेसिस्टेंस जोड़े गए हैं तो रिजल्टेंट दिया जाता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, हमारे पास दो है इसलिए मैंने R1 और R2 लिखे हैं। देन द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैन बी गिवन एज R इज इक्वल टू 6 प्लस 6 और आप देखेंगे फाइनली आपका हो जाएगा 12 ओम। 12 ओम का आपका इस पाथ का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए कि अगर आपके सीरीज में जोड़े गए रेसिस्टेंस हैं तो हम उसे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास दूसरा सवाल दिया गया है जहां हमारे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को हमने काउंट करना है और आपके दो रेसिस्टेंस 6 ओम और 6 ओम के 6 ओम के दो रेसिस्टेंस आपके पैरेलल सीक्वेंस में जोड़े गए हैं। तो देखिए हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि पैरेलल सीक्वेंस में जोड़ने का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आपका 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस
1/R2 से दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो ही रेसिस्टेंस है तो हम दो को ही लिखेंगे। देन 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। आप इसे जोड़ेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 2/6, और 2/6 ये कैंसिल हो जाएगा 1/3। देन आपका 1/R इज इक्वल टू 1/3। देन 1/R इज इक्वल टू 1/3, तो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दिया जाएगा R इज इक्वल टू 3 ओम से। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। हम आपके पास एक फाइनल कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं सीरीज और पैरेलल का। ये वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपका सीरीज और पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन है। इस कंडीशन में आपके दो रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं और उन दोनों के पैरेलल एक तीसरा रेसिस्टेंस जोड़ा गया है। ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे सर्किट को देखते हैं। हमारे पास सबसे छोटे सर्किट में ये दो आपके सीरीज में जोड़े गए हैं। देन इनका रिजल्टेंट R1 मान लिया और इन दोनों का 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 ओम। तो ये जो 12 ओम आया ये 6 ओम रेसिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ा गया है। तो अब ये 6 ओम, देन 1/R इज इक्वल टू 1/6 ये वाला और ये 1/R1, दैट मीन्स 1/12 आपके फाइनल रेसिस्टेंस को देंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन 1/R इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2/12 और ये रहेगा 1/12। देन 1/R इज इक्वल टू 3/12। अब आप इसे काटेंगे देन 3 4 12 1/4। अब आपको दिख रहा है 1/R इज इक्वल टू 1/4। देन R की वैल्यू कितनी हो गई, R इज इक्वल टू 4 ओम रेसिस्टेंस। तो इस सर्किट का जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा वो 4 ओम का होगा। नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा और इससे पहले के दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आज का हमारा वीडियो रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे था। अगला लेक्चर हम आपके लिए लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप पहले ये दोनों वीडियो अच्छे से देखिएगा। आपको ओम्स लॉ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज उसे भी जरूर देखिएगा इसे समझने के लिए। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।